नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। रक्षा मंत्री ने माना सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक। अरुणाचल के बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लगाई रोक। विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस, अगली सुनवाई कल। चुनाव आयोग ने सभी आयुक्तों के लिए मांगा संवैधानिक संरक्षण। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह हो हटाने की प्रक्रिया, विधि आयोग ने की थी सिफारिश। टैक्सियों को सीएनजी में तब्दील करने की समय सीमा बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का एनसीआर में 104 सीएनजी स्टेशन बनाने का निर्देश। एसयूवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार। अमेरिका में बंदूक संस्कृति पर भावुक हुए ओबामा, कहा गन लॉबी का बंधक नहीं बनेगा अमेरिका। नियंत्रण सख्त करने की योजना तय। छह आतंकियों के मारे जाने के बाद सर्च अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट आतंकी हमले में जांच के साथ निर्णायक कदम उठाने का वादा किया है। शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और इसी बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एयरबेस के दौरे के बाद कहा कि हमले में शामिल आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने हथियार और साजो सामान बरामद हुए हैं। पठानकोट में आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने की खबरों के बीच मंगलवार को नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। कोलंबो से ही शरीफ ने इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कड़े शब्दों में कहा कि उन तत्वों और समूह के खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिए जो पठानकोट के हमले में शामिल है। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वायुसेना प्रमुख सुब्रत राहा ने पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। उन्होंने माना कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। मारे गए आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान के हथियार और साजो सामान बरामद हुए हैं, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के दावों की पुष्टि कर रहे हैं। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। इसके पहले मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जाजुआ से बात की। सोमवार की शाम भारत की ओर से औपचारिक रूप से पाकिस्तान को वो सारे सबूत दिए जा चुके थे जो आतंकी हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी थे। पाकिस्तान ने सूचना की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की है। इस हमले के बाद 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विदेश सचिवों की बैठक पर भी संशय के बादल बढ़ा रहे हैं। अब गेंद पूरी तरह नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख राहिल शरीफ के हाथ में है, क्योंकि भारत ने जो तथ्य दिए हैं वे कार्रवाई करने के लायक हैं और उसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस पर गंभीरता दिखाई गई तो विदेश सचिव स्तर की वार्ता संपन्न हो सकती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पठानकोट आतंकी हमले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार की पाक नीति पर सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए गैर जिम्मेदारी का इल्जाम लगाया है। पठानकोट में आतंकी हमला खत्म होने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किस आश्वासन के बाद बातचीत फिर से शुरू की गई। साथ ही कांग्रेस ने 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा भी मांगा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड द यूपीए गवर्नमेंट वर क्लियर दैट इट हैज टू बी एन अप्रोच ऑफ outcome over optics. That approach has been reversed. It's optics first and outcome later. वहीं कई दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान के साथ वार्ता रोकने की मांग की है। ये वार्ता करने का उपयुक्त माहौल नहीं है। हम पार्टी हमारी मांग करती है कि 15 तारीख को जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता है उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। बीजेपी की केंद्र और महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान कभी भी अपने साथ कोई वार्ता नहीं करना चाहता, किसी विषय पे चर्चा करने का उनका कोई मकसद नहीं है।
पाकिस्तान का मकसद इतना है कि भारत में अस्थिरता फैला के वो अपनी राजनीति वहाँ के जो नेता लोग हैं जो सत्ता में होते हैं वो करना चाहते हैं और हमारे सामना में जो लिखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब पठानकोट में सुरक्षा बल आतंकवादियों से लड़ रहे थे उस समय राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस के मित्रों को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की जहां बात होती है वहां पर एक स्वर में एक भावना, और वो भावना राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, और इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी। पठानकोट में 3 दिनों के बाद आतंकियों पर काबू पाया जा सका। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान यात्रा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होनी है। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में 14 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। कांग्रेस के बागी विधायक पेमा खांडू और उनके 13 सहयोगियों की ओर से रिट दायर की गई थी। उनकी ये दलील थी कि स्पीकर नबाम रेबिया ने उनका पक्ष सुने बिना ये फैसला किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की है। विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। अरुणाचल प्रदेश में पिछले महीने दिसंबर में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने राज्य सरकार की सलाह के बगैर विधानसभा का सत्र बुला लिया था। इसमें नवाब रेबिया को हटाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया था। 47 कांग्रेस विधायकों में 21 विधायकों ने 11 बीजेपी विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों के साथ बागी कांग्रेस नेता कलिखो पुल को अपना नेता चुन लिया। हालांकि बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस पूरी कार्यवाही पर फरवरी तक के लिए रोक लगा दी थी। और चुनाव आयोग ने सभी सदस्यों के लिए समान संवैधानिक संरक्षण की वकालत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के बीच मंगलवार को हुई बैठक में ये मांग रखी गई। चुनाव निकाय का कहना है कि 2 चुनाव आयुक्तों को भी पद से हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी ही होनी चाहिए। पीटीआई के मुताबिक कानून मंत्रालय 2 चुनाव आयुक्तों को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342(5) में संशोधन कराएगा। पिछले साल मार्च में विधि आयोग ने चुनाव सुधार पर सौंपी रिपोर्ट में 2 चुनाव आयुक्तों को भी संविधान संरक्षण के दायरे में लाने की सिफारिश की थी। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग लाकर हटाने की व्यवस्था है, लेकिन बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को सीईसी की सिफारिश पर सरकार हटा सकती है। सरकारी कर्मचारी जिनके बच्चे थैलीसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित हों, उन्हें केंद्र सरकार ने राहत प्रदान की है। ऐसे कर्मचारियों को अब तबादले से छूट मिलेगी। साथ ही तबादले से इनकार करने पर उनसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नहीं कहा जाएगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस नए नियम की घोषणा की है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस सिलसिले में विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ विकलांगता के पहलू की जांच कर नए नियम बनाए हैं। कार्मिक विभाग का मानना है कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त बच्चे को नियमित देखभाल की जरूरत होती है। इसे देखते हुए थैलीसीमिया और हीमोफीलिया को विकलांग की श्रेणी में रखने का फैसला किया गया। फिलहाल दृष्टिहीन या अल्पदृष्टि, सुनाई संबंधी दोष, सेरेब्रल पॉल्सी, मंदबुद्धि, मानसिक बीमारी और ऑटिज्म ग्रस्त बच्चे वाले कर्मचारियों को तबादले से छूट मिली हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही दिल्ली आने वाले ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। वहीं कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सभी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने की अवधि 1 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। साथ ही केंद्र सरकार को भी 31 मार्च तक 104 नए सीएनजी गैस स्टेशन बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल इंजन गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक को बरकरार रखा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले कमर्शियल ट्रकों को भी अब दूसरे राजमार्गों से जाना होगा। आज उन्होंने ये स्पष्टीकरण किया है कि हम चाहते हैं कि हर बॉर्डर पर बहुत निगरानी हो
और बहुत हर ट्रक वाले से ये पूछा जाए कि आपका दिल्ली में काम है, क्या काम है, और अगर काम है और वो कागज़ दिखा सकते हैं कि काम है, तभी उनको दिल्ली में एंट्री मिलनी चाहिए। छोटी डीजल कारों पर भी सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट ने भविष्य में पॉल्यूशन टैक्स लगाए जाने का इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्यों नहीं 5 साल से पुराने डीजल वाहनों को बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि ये जो व्यापार जो है वो सेकेंडरी है, जनता की सेहत जो है वो पहली है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इस तरह के जो है वो व्यवस्था करना चाह रहा है ताकि अच्छे कानून प्रेसिडेंट सेट हों और जनता की सेहत को जो है वो सर्वोपरि रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट एसयूवी निर्माता कंपनियों महिंद्रा, टोयोटा और मर्सिडीज की याचिका पर बाद में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन कंपनियों से पूछा है कि वो साबित करें कि कैसे उनके वाहनों से प्रदूषण नहीं फैलता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेहत के मुकाबले व्यापार को तरजीह नहीं दी जा सकती है। ऐसे में डीजल इंजन बनाने वाली कार निर्माताओं के सामने ये चुनौती है कि वो किस तरीके से ऐसे इंजनों का निर्माण कर सकें जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले। उसके अलावा सरकारों पर भी दोहरी चुनौती है कि वो किस तरीके से बेहतरीन परिवहन व्यवस्था बना सकें और साथ ही साथ ऐसे रोड का निर्माण करें जो साइकिल सवारों के लिए बेहतर हों, ताकि नागरिकों को बेहतरीन हवा में सांस लेने का मौका मिल सके। दिल्ली से कैमरामैन सुधांशु के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की सड़कों पर सम विषम नियम के पालन में जनता पूरा सहयोग कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस फॉर्मूले को सफल बताया है। साथ ही उन्होंने कल राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या यात्रियों को पूरी सुविधा मिल रही है या नहीं। उधर जीएमआरसी ने यह दावा किया है कि इस नियम के लागू होने के बाद 2 लाख अतिरिक्त यात्री मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय की। सम विषम नियम के अब तक सफल होने के लिए ऐसी तस्वीरों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बताती हैं इस नियम को सफल बनाने में न सिर्फ आम जनता का सहयोग बल्कि मंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक अपना योगदान दे रहे हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जस्टिस ए.के. सीकरी के साथ कारपूल किया। सोमवार को चीफ जस्टिस सीकरी की इवन नंबर में आए थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या इस नियम की वजह से जनता को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हमने जो है 32 लाख, अभी की जो हमारी क्षमता है 32 लाख लोगों को मेट्रो कैरी ऑन करने के लिए तैयार है, और ये जो है 28 लाख का एवरेज है और 28 लाख तक की यात्रा कल हुई है। डीएमआरसी के मुताबिक 1 जनवरी से मेट्रो रोज करीब 70 फेरे ज्यादा लगा रही है, यानी 15 जनवरी तक मेट्रो करीब 365 फेरे ज्यादा लगाएगी। डीएमआरसी के मुताबिक 4 जनवरी को करीब 28,19,657 लोगों ने मेट्रो से सफर किया था। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाने के बाद जनता को भी काफी सहूलियत मिल रही है। फ्रीक्वेंसी अच्छा हुआ है, भीड़ तो ऑलमोस्ट वही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि ऑड इवन होने से मेट्रो में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म है, बहुत कम हो गया ट्रैफिक, और बहुत बढ़िया किया, ये डन ए वेरी गुड थिंग। सम विषम नियम के लागू होने से ट्रैफिक की समस्या से तो निजात मिल गई है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है, यानी प्रदूषण में कमी, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ऑड इवन नियम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोड़ तो दे दिया, लेकिन अब जनता यही उम्मीद लगा के बैठी है कि ये तोड़ सिर्फ 15 दिन तक के लिए ही नहीं बल्कि एक लंबे समय तक दिया जाए तो बेहतर होगा। कैमरा पर्सन और निर्बान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। उनके अलावा उनकी तरफ से गवाह के रूप में रजत शर्मा ने भी बयान दर्ज करवाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को डीडीसीए मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। पटियाला हाउस अदालत में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अरुण जेटली ने डीडीसीए अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता से इनकार किया। This was a criminal defamation complaint and complainant Shri Arun Jaitley ji, he recorded his statement, he produced all the evidence
whereby these accused had made certain false and defamatory statements. अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि जेटली के कार्यकाल के दौरान डीडीसीए में कई घोटाले हुए। डीडीसीए मामले में अरुण जेटली ने दीवानी और फौजदारी के 2 मामले दर्ज करवाए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दीवानी और पटियाला हाउस कोर्ट में फौजदारी का मामला दर्ज करवाया है। राजनीतिक नेताओं की जीत तभी होती है जब वो सड़क पर राजनीति जीत जाएं। इस कोर्ट से चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच हो रही इस जंग में असली जीत तभी होगी जब वो जनता के अदालत से विजयी पताका फहराएंगे। कैमरामैन सुधांशु के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र सरकार ने सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 33% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी, जबकि सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आरक्षण सीमा 14 से 15% होगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति दे दी। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित समिति की 6ठी रिपोर्ट में अर्धसैनिक बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। नक्सल विरोधी अभियानों में अब महिला कमांडो भी शामिल होंगी। सीआरपीएफ ने चुनिंदा राज्यों में चलाए जाने वाले नक्सल विरोधी अभियान में करीब 300 महिला कमांडो को तैनात करने का फैसला लिया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के मुताबिक 4 महिला बटालियन से कुछ चुनी गई कंपनियों को जल्द ही तैयारी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद महिला दस्ते को अंतिम तैनाती के लिए भेजा जाएगा। हाल ही में आईटीबीपी ने भी भारत चीन सीमा पर महिला कर्मियों को पूरी तरह मुकाबले की भूमिका में तैनात करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाया है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में गिरावट से सरकार को हुई बचत के पैसों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं में लगाया जा रहा है। भारत के लिए टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार का जोर आधारभूत संरचनाओं में निवेश पर है। उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी से सरकार को राजस्व की काफी बचत हुई है, जिसका इस्तेमाल इन परियोजनाओं में किया जाएगा। As a result of enhanced public investment, even private sector players who had got bogged down in their disputes with the highway authorities have now re-entered the field back. And a positive response is clearly visible. वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में आधारभूत संरचनाओं पर सबसे ज्यादा जोर होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे जल्द ही 400 स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए बोली आमंत्रित करेगी। The budget has provided them with extra resources. They've collected some money from tax-free bonds. They intend mobilizing international investment. The LIC has made a lot of long-term capital available to them. And that's an area in which directionally I think they are now moving on to the right track. गौरतलब है कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने सार्वजनिक व्यय के लिए 1025 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से 70,000 करोड़ रुपए रोड और रेलवे में निवेश किए गए थे।
जानकारों का मानना है कि आगामी बजट में सरकार का जोर आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाने पर हो सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका की जेल में कैद तमिल मछुआरों की तुरंत रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके लिए जयललिता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये अपील की है कि केंद्र सरकार 104 तमिल मछुआरों की रिहाई और उनकी 66 नावों को छुड़ाने के सिलसिले में श्रीलंका सरकार से बातचीत करे। कल श्रीलंका की नौसेना ने 12 तमिल मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले हफ्ते पोंगल के त्योहार को देखते हुए स्थानीय तमिल मछुआरों ने भी सरकार से मछुआरों की तुरंत रिहाई करवाने की मांग की है। श्रीलंका और भारत लंबे समय से मछुआरों के मुद्दे को हल करने की कवायद में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच फरवरी के पहले हफ्ते में इस मुद्दे पर बैठक भी होनी है। पूर्वोत्तर में आए भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें भूकंप पीड़ित मणिपुर के तमेंगलोंग और असम के सिलचर में तैनात हैं। वहीं मणिपुर के भूकंप पीड़ित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई। राज्य के शिक्षण संस्थानों हफ्ते भर के लिए बंद किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पीड़ित इलाकों में मेडिकल टीमें भी तैनात की हैं। सोमवार तड़के आए 6.7 तीव्रता वाले भूकंप से अब तक 8 जानें जा चुकी हैं, जबकि 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 33 की हालत गंभीर है। नेपाल में जारी मधेसी संकट से निपटने के लिए देश के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल और मधेसी फ्रंट ने एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया है। ये कार्यबल आपसी मतभेदों को कम करने, एक सामान्य हल निकालने की कोशिश करेगा। नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादी मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस और प्रदर्शनकारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट ने 2 दिन पहले इस बारे में काठमांडू में प्रधानमंत्री के आवास पर बातचीत की थी। नेपाल में मधेसी देश के नए संविधान में बराबर की भागीदारी और प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं। और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जल्द बंदूक नियंत्रण पहल शुरू करने की बात कही है, जिसके तहत बंदूक की बिक्री और उसके इस्तेमाल के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। बराक ओबामा ने कहा है कि इस दिशा में किए गए उपाय हथियार रखने के संवैधानिक अधिकार के अनुकूल ही होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार को देश में बंदूक नियंत्रण पर अपनी सरकार की तैयारी लोगों के सामने रखी। ओबामा ने कहा कि बंदूक रखने वालों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी, उनकी मानसिक स्थिति और अपराध रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा। इसके अलावा बंदूक विक्रेताओं के लिए लाइसेंस रखना जरूरी होगा। Anybody in the business of selling firearms must get a license and conduct background checks or be subject to criminal prosecutions. It doesn't matter whether you're doing it over the internet or at a gun show. It's not where you do it, but what you do. ओबामा ने गन लॉबिंग करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने हथियार संबंधित कानून की दिशा में असफल रहने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। So the gun lobby may be holding Congress hostage right now, but they cannot hold America hostage. We do not have to accept this carnage as the price of freedom. बराक ओबामा के इस प्लान पर अमेरिका के बंदूक विक्रेताओं ने सवाल उठाए हैं। No, I don't think it's going to be effective. You know, we have 2 of the most restrictive states in the country, Illinois and California. They even register guns in California. I think they register them in Illinois. दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अक्टूबर में ओरेगन प्रांत के एक कॉलेज में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव खत्म करने के लिए रविवार को अरब लीग की आपात बैठक होगी। इस बीच कुवैत ने भी तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, तो बहरीन ने ईरान के लिए हवाई सेवाएं बंद कर दी हैं। इससे पहले सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर चुके हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और तुर्की ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। सऊदी अरब में शीर्ष शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद शुरू हुआ तनाव कम होता नहीं दिख रहा। फांसी के खिलाफ ईरान स्थित सऊदी दूतावासों में जमकर तोड़फोड़ हुई, तो सऊदी अरब ने ईरान के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद ईरान के साथ व्यापार और हवाई सेवाएं बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया।
हालांकि सऊदी अरब ने कहा है कि वो सीरिया और यमन की शांति वार्ताओं से अलग नहीं होगा। From our side, it should have no effect because we will continue to work very hard towards supporting the peace efforts in Syria, in Yemen, wherever there might be a need for that. How is that going to affect the behavior of Iran? We do not know. इधर ईरान ने राजनयिक संबंध खत्म करने के सऊदी फैसले की निंदा की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव का असर सीरिया और यमन की शांति प्रक्रिया पर नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिका और तुर्की ने भी शेख निम्र को फांसी देने के फैसले को गलत बताया है और दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। We do continue to be concerned about the need for both the Iranians and the Saudis to de-escalate the situation in the Middle East. That we're urging all sides to show some restraint. शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहे। बहरीन में लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया तो इराक में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी दूतावास बंद करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर खेल जगत से। मुंबई में केसी गांधी स्कूल में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र प्रणव धनावड़े ने स्कूल क्रिकेट में नाबाद 1000 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कारनामा पिछले 117 सालों में पहले कभी नहीं हुआ है। प्रणव ने अपनी 1009 रनों की पारी में 323 गेंदों का सामना किया। 10वीं के छात्र प्रणव धनावड़े ने एक दिन में 199 गेंदों पर 652 नाबाद रन बनाकर सोमवार को ही बड़ा धमाका कर दिया था। प्रणव ने अपनी इस पारी में अब तक 59 छक्के और 129 चौके लगाए। क्रिकेट के मैदान में सबके छक्के छुड़ाने वाले इस छात्र के पिता एक रिक्शा चालक हैं। उन्होंने ये रन आर्य गुरुकुल स्कूल के खिलाफ मैच खेलते हुए बनाए। और अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ और खबरों पर। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया का मंगलवार को निधन हो गया। कपाड़िया साल 2010 से 2012 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने वोडाफोन समेत कई मामलों में अहम फैसले दिए थे। तमिलनाडु सरकार ने एक तमिल और एक अंग्रेजी अखबार के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज कराए हैं। अखबार पर बीते दिनों बाढ़ से संबंधित कुछ विवादित खबरें प्रकाशित करने का आरोप है। लोगों को महंगाई से राहत देने और घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 5000 टन दाल आयात करने के लिए टेंडर जारी किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी खनिज और धातु व्यापार निगम यानी MMTC को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने एक समारोह में शैल मायराम की किताब इजराइल एज द गिफ्ट ऑफ द अरब्स लेटर फ्रॉम टेल अवीव का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस किताब में इजराइल के अशांत क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बखूबी दर्शाया गया है। लगभग 100 पाकिस्तानी नागरिक आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक के लिए रवाना हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह के मुताबिक इन नागरिकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर चीन के निंगशिया इलाके में एक बस में हुई आगजनी से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 32 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है। IPL स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी क्रिकेटर अजीत चंदेला और हिकेन शाह के मामले में सुनवाई 18 जनवरी तक टाल दी गई है। मामले में तीसरे आरोपी पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ ने अपना पक्ष रखने के लिए और वक्त मांगा है। बांग्लादेश में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर नाम वापस लिया है। टूर्नामेंट अगले महीने 27 जनवरी से शुरू होगा। अमेरिका ने फॉक्सवैगन पर मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी पर सभी ब्रांडों सहित करीब 6 लाख डीजल वाहनों में उत्सर्जन जांच को चकमा देने वाले उपकरण लगाने का आरोप है। इस मामले में फॉक्सवैगन को $20 अरब से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। मंगलवार को हार्बिन में चल रहे इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसमें बर्फ से बहुत खूबसूरत और आकर्षक मूर्तियां और इमारतें तैयार की जाती हैं। सेपोरो, नॉर्वे और क्यूबेक के बाद ये फेस्टिवल दुनिया का चौथा बड़ा आइस फेस्ट है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। रक्षा मंत्री ने माना सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक।
अरुणाचल के बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लगाई रोक। विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस, अगली सुनवाई कल। चुनाव आयोग ने सभी आयुक्तों के लिए मांगा संवैधानिक संरक्षण। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह हो हटाने की प्रक्रिया, विधि आयोग ने की थी सिफारिश। टैक्सियों को सीएनजी में तब्दील करने की समय सीमा बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का एनसीआर में 104 सीएनजी स्टेशन बनाने का निर्देश। एसयूवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार। और अमेरिका में बंदूक संस्कृति पर भावुक हुए ओबामा, कहा गन लॉबी का बंधक नहीं बनेगा अमेरिका, नियंत्रण सख्त करने की योजना तय।